ओम नमः शिवाय। भाई साहब आज बात करते हैं जातिवाद पर। तो भाई साहब एक जातिवाद वो है कि ये मेरी जाति है, मैं इस पर गर्व करता हूँ। दूसरा जातिवाद वो है कि ये किसी अन्य की जाति है, उस अन्य की जाति को इन्फीरियर बताया जाता है, उसे छोटा बताया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उन पर हंसा जाता है। भाई साहब ये जातिवाद किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। अब भाई साहब जातिवाद जातिवाद इस जातिवाद के ऊपर बात तो सब करते हैं। कोई भी छुटभैया नेता आ जाएगा, जातिवाद पर बात करेगा, पर जातिवाद को ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं करेगा। बस अपने उसी ओछी छोटी राजनीति के लिए जातिवाद जातिवाद के विरोध में बोलता रहेगा, पर इस जातिवाद को ख़त्म करने के लिए कभी कुछ नहीं करेगा, कभी कोई कदम नहीं उठाएगा। और भाई साहब ये जातिवाद एक देश के लिए कितना खतरनाक, कितना हानिकारक होता है, इसके मैं एक नहीं, इसके मैं दो उदाहरण देता हूँ। तो भाई साहब सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट आनी थी हमारे बिहार और झारखंड वाले रीजन में। तो ये इन्वेस्टमेंट आने से रुक गई क्योंकि एक छुटभैया नेता था जातिवादी, वो अपनी जाति से 150 लोगों को लाता है और वहाँ जो इन्वेस्टमेंट आनी थी उस इन्वेस्टमेंट को रोक देता, प्रोटेस्ट करने लगता है। अब भैया जो ये इन्वेस्टमेंट आनी थी इसकी शुरुआत कैसे होती है, एक बार शुरू से स्टार्टिंग करते हैं। तो भाई साहब 1969 में एक वॉर लड़ी गई थी वोल्गा नदी के पास, रशिया और चाइना के बीच में, जिसका नतीजा हुआ कि रशिया जीता, चाइना पीछे हट गया। पर इसी वॉर के बाद एक व्यक्ति है यूएसए से, हेनरी किसिंजर, वो पिक्चर में आ जाता है। अब क्योंकि यूएसए में और रशिया में शुरू से वो कंपटीशन रहा है, अब इस कंपटीशन के कारण वो ये ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इसी कारण से ये डिप्लोमेट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। हेनरी किसिंजर पिक्चर में आ जाता है, यूएसए और चाइना के बहुत ज़्यादा रिलेशंस को डीपन कर देता है। वहाँ पर उसके बाद धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट आती है, वहाँ की टेक ट्रांसफ़र होती है। धीरे 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 आप देखो पिछले 30 से 40 सालों में चाइना कितनी बड़ी इकोनॉमी बन गया, कितनी बड़ी सुपर पावर के रूप में उभर कर आ रहा है। एक आप नेवी देख लो, आर्मी देख लो, एयरफोर्स देख लो, हर चीज़ में ताकतवर हो गया आज चाइना, और इकोनॉमी भी उसकी लगभग 19-20 ट्रिलियन के आसपास की है, और पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है इकोनॉमी भी। छोटी बात नहीं है, सिर्फ वहीं से स्टार्टिंग हुई थी, हेनरी किसिंजर से जो बहुत अच्छे रिलेशन बना दिए थे चाइना के और यूएसए के। तो भाई साहब धीरे धीरे चाइना ग्रो करता गया। अब भाई साहब दूसरी तरफ देखिए, हेनरी किसिंजर 1974 के आसपास वो भी भारत में आए थे इन्वेस्टमेंट लेकर, रिलेशन को ठीक करने के लिए। पर भाई साहब जो ये इन्वेस्टमेंट आनी थी ना, ये मैंने पहले जो बताया था, ये आनी थी बिहार और झारखंड वाले रीजन में। पर भाई साहब वहाँ एक छुटभैया नेता उठता है, जातिवादी, वो अपनी जाति से 150 लोगों को उठा लेता है, प्रोटेस्ट करने लगता है कि हम यहाँ ऐसा नहीं होने देंगे, हम इन्वेस्टमेंट नहीं आने देंगे, हम यहाँ पर ये चीज़ नहीं बनने देंगे। क्योंकि अगर आप सोचे यदि वो व्यक्ति ऐसा ना करता तो वहाँ इन्वेस्टमेंट आती, अब इन्वेस्टमेंट आती, रोजगार मिलते, रोजगार लोगों को मिलता, पर क्योंकि जातिवाद था, उसे अपनी ओछी राजनीति करनी थी, उसने की। पर इसका प्रभाव देखिए, आज बिहार का वही रीजन, पूरा बिहार सबसे ज़्यादा गरीबी की चपेट में है। सबसे ज़्यादा गरीबी पूरे देश में आज बिहार में है। और आप जातिवाद को भी देखो ना, सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर तक घुसा हुआ है बिहार में ही जातिवाद। तो देखो, अब आप देखिए जो रशिया चाइना में जो वॉर हुई, नतीजा हुआ रशिया जीता, पर प्रभाव क्या हुआ, यूएसए और चाइना नज़दीक आ गई, इन्वेस्टमेंट आई, आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हर चीज़ में पावरफुल है। दूसरी तरफ आप भारत की तरफ देखिए, 1974 के आसपास आए थे हेनरी किसिंजर, जातिवाद, इन्वेस्टमेंट नहीं आई, वो पूरा रीजन गरीब रह गया,
और इसका असर पूरे देश पर पड़ा। यदि उस वक्त से ही हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आनी चालू हो जाती, टैक आनी चालू हो जाती, आज सोचो हमारी जो इकोनॉमी आज अगस्त 2024 में भी 3.5 ट्रिलियन की है, सोचो कितनी बड़ी होती। और आज चाइना की 19-20 ट्रिलियन के आसपास और हमारी 3.5 ट्रिलियन के आसपास है। वहीं से एक छोटी सी घटना थी ये सिर्फ, पर इसका प्रभाव देखो कितने पीछे रह गए हम आज चाइना से। फिर यही सारी चीज़ें जब हमारे मनमोहन जी एलपीजी रिफॉर्म्स करते 1991 में, यही सारी चीज़ें हमने की। इकोनॉमी को ओपन किया, धीरे धीरे इकोनॉमी बड़ी हुई और उसका प्रभाव जो 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, जो मनमोहन जी ने कहे थे, उसका प्रभाव हमारे देश ने 2010 के बाद देखा है, जब बहुत तेज़ी से हम ग्रो करे हैं। 2010 के बाद लोगों के पास पैसा आना चालू हुआ, लोगों के पास बहुत ज़्यादा रोजगार उत्पन्न हुए थे। मतलब रोजगार तो काफ़ी पहले से उत्पन्न हो गए थे धीरे धीरे, पर जो उनका पैसा आना था, जो इकट्ठा होना था, धीरे धीरे जो लोग अमीर होने लगे, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने लगी, वो 2010 के बाद दिखी है। वो तो पहले भी रही थी, पर 2010 के बाद दिखने लगी। हमारा देश तरक्की की तरफ दौड़ा है, चला है। अब आप सोचिए, यदि यही इन्वेस्टमेंट तब से 20 साल पहले आई होती, 18-20 साल पहले आए थे, 1974 से स्टार्ट हुई होती, आज सोचो हम कहाँ होते। पर आज देखो सिर्फ एक उस छोटी सी घटना के कारण, जो इन्वेस्टमेंट और जो रिलेशन ठीक करने वाली बात थी, वो एक जातिवादी छुटभैया नेता की वजह से पीछे रह गए हम। और इतने पीछे रह गए हैं, आज चाइना और भारत की इकोनॉमी को कंपेयर करें ना, चाइना की 19-20 ट्रिलियन की है और हमारी आज सिर्फ 3.5 ट्रिलियन की, अगस्त 2024 में। और भैया ये देखो, अब भी जो वो हमारे लोकसभा इलेक्शन हुए थे 2024 के, तो तब से मेरा नाखून इतना बढ़ गया, ये छोटा से काला काला सा देख रहे हो आप, तो भैया ये वो है जो साई लगाई जाती है ना, उस वक्त वहाँ जाते हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि मैंने 2024 में वोट डाली है सबसे पहले, तो ये वो ही सही है। मेरा नाखून भी इतना बड़ा हो गया है, देख रहे हो भाई साहब। जातिवाद देश के लिए कितना हानिकारक है। पूरे देश बहुत ज़्यादा अभी भी गरीबी है, इस बात को मानना चाहिए, और है। हमारा देश गरीब नहीं है इतना, पर देश में गरीबी है। अगर आप दूसरे देश से कंपेयर करोगे ना भाई साहब, एक तरफ चाइना है जिसने उस मौके को अपनाया और आज 19-20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और एक आज हम हैं, जातिवाद के कारण वो सारे इन्वेस्टमेंट, वो रिलेशन जो ठीक होने थे, बहुत पीछे रह गए। पहला कारण तो रहा देश के लिए कितना हानिकारक है ये जातिवाद। दूसरा भाई साहब, सन 1857 की बात है, जिस वक्त हमारे देश में क्रांति हुई, स्वतंत्रता संग्राम हुआ। हरिओम। 1857 क्रांति हुई, स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तो उस वक्त क्या हुआ, अब वो जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा था, जो लोग अवेयर हो रहे थे, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आ रही थी, भावना फैल रही थी। धीरे फैलने का कारण क्या था, एक तो रेलवेज था, रेलवेज आने लगी थी, लोग मोबाइल होने लगे थे। दूसरा तार था। फिर जब एक कारण और था जो बहुत इम्पोर्टेंट कारण है, क्योंकि जो हमारे लोग थे ना, जो भारत के निवासी थे, वो सारे के सारे अपने कामों से जुड़े हुए थे। कोई मटके का काम करता था, मिट्टी का काम करता था, कोई सोने का काम करता था, कोई चमड़े का काम करता था, कोई और कोई अपने जो भी काम चले आ रहे थे, जो जातीय जो कर्म के आधार पर बनाई हुई थी, वो अपने कामों को करते आ रहे थे। वो सारे के सारे इन चीज़ों में लगे हुए थे, अपना अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे। पर अंग्रेजों को यही चीज़ जो, पर आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। चाहे पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी समाज है इस दुनिया का, वो परफेक्ट नहीं होता। हर समाज में कुछ ना कुछ, थोड़ी ना बहुत कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता है, कुछ ना कुछ गलत होता है। अब इसी चीज़ का काउंटर किया गया, इन अंग्रेजों ने सोचा। वो क्या किया गया, पहले तो हमारे लोगों
जातिवाद को बढ़ावा दिया। मतलब पहले जातिवाद था पर कर्म के आधार पर था। पहले भी कुछ गलत होता था, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि राजा महाराजाओं के समय में कुछ गलत होता था, पर इतना नहीं जितना अंग्रेजों ने किया था। जो राष्ट्रवाद की भावना थी, जो 1857 के बाद धीरे धीरे पनप रही थी, फैल रही थी पूरे देश में, जिसका कारण रेलवेज था, लोगों का मोबाइल होना था, दूसरा लोग जो अपने कामों से जुड़े हुए थे, कोई मटके से, कोई चमड़े के से, कोई लोहे के काम से, कोई मोची के काम से, हर कोई अपने काम से जुड़ा हुआ था। अब इनको डिस्टर्ब करना था। तो और इसी वक्त आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, इसी वक्त यूरोप में क्या हो रहा था। यूरोप में हो रहा था इंडस्ट्रियल रिवोलाइजेशन, उद्योगीकरण। तो उन्होंने जो यहाँ के जो भी छोटे छोटे काम थे जिनसे लोग जुड़े हुए थे, इन सबको डिस्टर्ब किया, लोगों को अपने हिसाब से यहाँ पर काम करवाया। जैसे नील की खेती से यहाँ अफीम ये सारी चीज़ें उगाई जाती, नशीली चीज़ें लोगों को खिलाई जाती, और उधर ये अंग्रेज चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे थे। पूरा चाइना बर्बाद कर दिया था अंग्रेज़ों ने नील की खेती से। जो ये रास्ते बना रखे थे, कभी समुद्र के रास्ते जाते तो कभी इधर अरुणाचल प्रदेश वाले रास्ते से जाते थे। तो भाई साहब ये सारी चीज़ें हो रही थी। पहले क्या किया, इन सारे कामों को, जो भी काम थे, जो भी लोग पीछे से जो काम चले आ रहे थे, उनको डिस्टर्ब किया। फिर जातिवाद फैलाया, ऊंच नीच सारी चीज़ें अंग्रेज़ों ने की। किस लिए की? जो 1857 के बाद जो क्रांति हुई थी, उसमें जो राष्ट्रवाद की भावना थी, उसे तोड़ने के लिए। क्यों? जब लोग अलग हुए, जब लोग बटे और बटते, जब इनके साथ कुछ इन लोगों के साथ गलत होता तो ये खुश होते, जब इनके साथ कुछ गलत होता तो ये खुश होते। और अंग्रेजों की नीति क्या थी? फूट करो राज करो, फूट डालते और राज करते। बड़े लेवल पे राजा महाराजाओं में करते, छोटे लेवल पे लोगों में जो छोटी छोटी चीज़ें जो थी, जैसे जातिवाद, इनको भुनाया जाता। और आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, मकौले जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को लेकर आया था भारत में, वो पहले लाने के पीछे बहुत सारी चीज़ें थी। पहला कि वो देश को क्रिश्चियनाइज करना चाहते थे, देश में बहुत सारे मिशनरीज भेजे, देश में अपने हिसाब से हर चीज़ को करना चाहते थे। पहले देश की जनता को उन्होंने बताया कि तुम्हारा धर्म गलत है, तुम्हारा मान्यताएं गलत है, तुम्हारे संस्कार गलत है, तुम्हारा फलाना गलत है। देश को, जनता को गलत 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 बोल कर ये सारी चीज़ें यहाँ पर डाली गई। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। जातिवाद बहुत ज़्यादा जो गाढ़ा किया गया देश में, बहुत ज़्यादा फैलाया गया, वो किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा, 1857 की क्रांति के बाद। पर ये सारी चीज़ें जो हो रही थी ना, इनका आधार बहुत पहले से तैयार किया जा रहा था, क्योंकि 1835 में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम मैकॉले लेकर आया था। अब जो ये सारी चीज़ें करी जा रही थी, इसीलिए करी जा रही थी। एक मिशनरीज, और जो धरा पे रहकर, नीचे धरती पर रहकर जो जातिवाद को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देते, वो थे मिशनरीज, जो इन विचारों को फैलाते रहते और ज़्यादा। मैं मानता हूँ बिल्कुल जातिवाद गलत था, जो ये दूसरों पर हंसना, दूसरों को बताना, इन्फीरियर बताना, पर इसकी स्टार्टिंग अंग्रेज़ों ने की थी, ये आपको मानना पड़ेगा। इससे पहले जातिवाद था, बिल्कुल था, पर लोगों के पास काम था, लोग संपन्न थे। अगर आप देखोगे 1835 में संसद में, यूके की संसद में खुद मकौले बोलता है कि जो भारत का जो समाज है, वहाँ कोई भी ऐसा नहीं जो पढ़ा लिखा नहीं हो, हर व्यक्ति यहाँ पर पढ़ा लिखा है। किसी भी समाज का है, किसी भी तबके का, हर व्यक्ति यहाँ कुछ ना कुछ अपना काम धंधा करता है, या उसके पास कुछ ना कुछ पढ़ाई है। बहुत सारे गुरुकुल्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, जितने भी बच्चे, सब के सब किसी ना किसी तरीके से गुरुकुल्स में या कहीं भी पढ़ते हैं। ये किसी और ने नहीं, खुद मैकॉले ने 1835 में संसद में कहा था। और ये एक बात नहीं है, कई सारे अंग्रेजों ने रिपीट की है सेम बात ही। और हमारे देश में, और आपको बताऊं तो लगभग 7 लाख तो गुरुकुल थे पूरे देश भर में। और आप देखो जो हमारी विश्वविद्यालय थे, जो बहुत ही बड़े थे, जहाँ पूरी दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए आते थे, तक्षशिला, उसके बाद नालंदा, बहुत सारे थे, बहुत सारे। कुछ तो जो ये टर्की, ये मुगलियाए, इन्होंने ख़त्म कर दिए। कुछ
फिर जो ये अंग्रेज आए, इन्होंने सारा एजुकेशन सिस्टम हमारा बर्बाद किया। उसके बाद लोगों के जो जिन कामों से वो जुड़े हुए थे वो सारे बर्बाद कर दिए। फिर वहाँ जातिवाद फैलाया। फिर क्योंकि यूरोप में हो रहा था औद्योगिकरण, उन्हें अपने काम के हिसाब से अपने कामों में लगाया। यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते, यूरोप में ले जाते, वहाँ पर उनको वहाँ से अच्छा और बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते, खुद पैसा बना रहे थे। यहाँ का पूरा जो आज जैसे आज ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ऐसे ही वहाँ पर वेल्थ का ड्रेन हो रहा था जब जो अंग्रेज़ों ने किया था। बताया जाता है कि अंग्रेज हमारे देश से लगभग 45 ट्रिलियन का चीज़ें लूट कर लेकर गए हैं। सोना चांदी जो भी एक्सपोर्ट किया उन्होंने, बताया जाता 45 ट्रिलियन। और 45 ट्रिलियन ये इतना है कि आज भी हमारे जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है ना दुनिया की, दो उनको भी मिला देना तब भी 45 ट्रिलियन नहीं होते हैं। ऐसे थे हम। ये था भारत। पर क्योंकि उन्हें मिशनरीज को आगे करना था, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को तोड़ना था, तो वो सारी चीज़ें की। और इसका असर क्या पड़ा, हमें 90 साल तक संघर्ष करना पड़ा, 1857 से लेकर 1947 तक। सिर्फ क्यों लोगों को बांट दिया गया, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। पहले जातिवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था 1857 के बाद। फिर 1890 में हिंदू मुस्लिम के दंगे अंग्रेजों ने करवाए थे, और जो बहुत बड़े लेवल पे 1905 में हुए थे जब बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ये अंग्रेजों ने किया था, जातिवाद भी और हिंदू मुस्लिम भी हमारे देश में शुरुआत में। आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि 1905 जो ये सबसे पहले हिंदू मुस्लिम के जो दंगे किए थे, ये किसी और ने नहीं, ये अंग्रेजों ने करवाए थे सबसे पहले। और इससे पहले राजा महाराजाओं में लड़ाई हुई थी, जो हिंदू मुस्लिम आप और कुछ भी बोल सकते हो। इससे पहले सिर्फ राजा महाराजाओं में लड़ते थे, पर आम जनता नहीं लड़ती थी। पर इन्होंने लड़वा दिया अंग्रेजों ने, और वही आज तक भी कंटिन्यू होता आ रहा है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर। जातिवाद का विरोध तो सब करते हैं, पर इसको ख़त्म करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। अब आपको देखिए ये दो घटनाएं कितनी कैसी हैं। जो इन्वेस्टमेंट आनी थी, आज हमारी कितनी बड़ी इकोनॉमी होती, पर नहीं हो पाई जातिवाद के कारण। दूसरा, हमारा देश और पहले भी आज़ाद हो सकता था, पर क्यों जो राष्ट्रवाद की भावना जो फैल रही थी, उसे जातिवाद के कारण और चीज़ों के कारण तोड़ दिया गया, बिखेर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। यही अंग्रेजों की नीति थी, डिवाइड करो राज करो, डिवाइड एंड रूल। तो मुझे जातिवाद के लिए दो बहुत बड़ी घटनाएं जो बहुत बड़ी, जिसका बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ हमारे देश पर, और आज भी इम्पैक्ट हो रहा है। अब आप देखिए, हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी हो सकती थी, 15-20 ट्रिलियन के आसपास में होती, पर नहीं है। हमारे देश में इतना जातिवाद नहीं होता, पर जातिवाद है। हमारा देश पहले ही आज़ाद हो जाता, पर 90 साल तक संघर्ष करना पड़ा। तो बहुत सारे कारण हैं, उनमें से जो ये बड़े बड़े हैं वो हमने आपको बताए हैं। तो भाई साहब, ये तो हुआ कि ये जो जातिवाद है, जो इन्फीरियरिटी की भावना है, जो अंग्रेज यहाँ फैला कर गए हैं, ये आज भी हमारे देश को अंदर से खोखला कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है। अब बात करते हैं समाज पर कि एक समाज को जातिवाद कैसे खाता है, कैसे कमज़ोर करता है, और इसका अंततः प्रभाव देश पर पड़ता है। तो भाई साहब आप देखिए, जब भी कोई जो इन्फीरियरिटी की भावना जो अंग्रेज डाल कर गए हैं, तुम गलत हो गलत हो गलत हो, आज उसी को कुछ लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और उसी चीज़ का जो बताते हैं कि किसी अन्य जाति के व्यक्ति पर या तो हंस देंगे, उसे बुरा बोल देंगे, उसे अपशब्द बोलेंगे, या फिर कुछ भी कहेंगे। उसके बाद अब ये आप देखिए कितनी सारी घटनाएं हुई हैं। किसी के सर पर टॉयलेट कर दिया जाता है, आज भी घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता जब भी शादी होती है, आज भी मंदिर पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। तो एक ही समाज में दो समाज बनाए हुए हैं, और इसी चीज़ को एक छुटभैया नेता है ये आगे बढ़ावा देते रहते हैं।
जातिवाद का विरोध तो करेंगे अच्छी राजनीति के लिए, पर जातिवाद को फैलाएंगे खूब। तो भाई साहब, ये जातिवाद समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हानिकारक है। इसका अंततः प्रभाव देश पर ही पड़ता है। जब एक समाज, ये समाज है, ये बटा ही रहेगा, आपस में मनभेद होते ही रहेंगे, मनमुटाव होते ही रहेंगे, लोग लड़ते ही रहेंगे, लोगों को बुरा भला ही बोलता रहेगा। जो एक समय था जिसमें हम और प्रगति कर सकते थे या अपना काम कर सकते थे या कुछ भी कर सकते थे, इन कन्फ्लिक्ट में उलझे रह जाते हैं। ये कहीं कन्फ्लिक्ट हुआ, वो एक कोर्ट कचहरी हुआ, समय की बर्बादी होती है। किसके कारण? जातिवाद के कारण। फिर लटके रहो कोर्ट कचहरी में, लटके रहो पुलिस थानों में। किसके कारण? जातिवाद के कारण। लड़ाइयाँ हो जाती, किसके कारण? जातिवाद के कारण। लोगों को बुरा भला बोला जाता है, नीचा बताया जाता है, किसके कारण? जातिवाद के कारण। घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, मंदिर पर नहीं जाने दिया जाता है, बताया जाता है तुम छोटे हो, तुम ये हो। किसके कारण? जातिवाद के कारण। तो एक समाज को भी खोखला करता है, समाज को भी पीछे ले जाता है। जब समाज धीरे धीरे पीछे जाएगा तो देश अपने आप ही कहीं ना कहीं उस पर उसका इम्पैक्ट दिखेगा ही, देश पर भी। तो इसीलिए समाज में शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। अंततः एक ही बात कहूँगा भाई, जातिवाद का विरोध सब करते हैं, पर जातिवाद को ख़त्म करने के लिए कोई भी आगे कदम नहीं बढ़ाता है। यदि हमारे देश को और बेहतर करना है, हमारे समाज को और बेहतर करना है, हमें और तरक्की करनी है, हमें ज़्यादा मनमुटाव नहीं रखने हैं। जो कमाया है, जो मेहनत से कमाया है, वो यदि तुम्हें कोर्ट कचहरी या पुलिस स्टेशन में नहीं थमाना है, उनके चक्कर नहीं लगाने हैं, तो भाई साहब आपको ये जातिवाद ख़त्म करना पड़ेगा। इसका दूसरा और कोई इलाज नहीं है। और जो ये अंग्रेज, आज भी देखा जाए तो अंग्रेज सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्यों? इसी जातिवाद का फ़ायदा उठाकर ये मिशनरीज काम करते हैं, मनमुटाव फैलाते हैं। इसी जातिवाद का यूज़ करके ये लोगों को कन्वर्ट करते हैं। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कुछ तो गलती अपनी भी है, जो इतना जातिवाद फैला हुआ है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दूसरा और कोई होना है। और इन्हीं चीज़ों को ये मिशनरीज यूज़ करते हैं, कन्वर्ट करते हैं लोगों को, और बाद में ये फिर हमारे मतलब बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा पूरे देश पर इस चीज़ का। आपको इस बात को समझना चाहिए। तो इस जातिवाद का विरोध करो, इसे ख़त्म करने के लिए स्टेप उठाने चाहिए भैया, उठाओ। तो भैया हम यही कहेंगे, जातिवाद देश के लिए और समाज के लिए अंततः हानिकारक है, खतरनाक है, इसे ख़त्म ही करना चाहिए। जय तिरंगा, जय भारत।